ना कहीं बहुत बड़े जिम्मेदार हम सब हैं। तो आंकड़े हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। आज विश्व में प्रतिदिन एक प्रजाति नष्ट होती जा रही है। जानवर, जंगल, नुकसान होता है प्रकृति का। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे अनूपा जी के साथ। सीधे आएंगे यहाँ पर अनीता जी के पास। अनीता जी, एक चीज़ और है जो बड़ी चीज़ है, कहीं ना कहीं जिस चीज़ का जिक्र हम छूट जाता है कि हम जब बच्चे अपने घर परिवारों में बच्चे होते हैं, उन बच्चों को पर्यावरण से जोड़ना हम नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ स्कूली शिक्षा में भी ये होना चाहिए था, वहाँ भी कम हुआ है। घर परिवारों में भी ये कम हुआ है कि हम जो छोटा सा बच्चा है उसको जब संस्कार देते हैं, सारे संस्कार देते हैं, लेकिन प्रकृति और पर्यावरण के संस्कार हम भी भूलते जा रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आशीष जी। इससे हम अपना दामन नहीं छुड़ा सकते कि जो हमारी भारतीय संस्कृति थी वो आज आप देखिए कि काफ़ी हद तक डैमेज हो गई है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को एमएनसीज में और इस कल्चर में इतना ढाल लिया है कि हमने उनको प्रकृति के प्रति कोई संदेश देना उचित ही नहीं समझा। पुराने ज़माने में छोटी छोटी कहावतों के ज़रिए या छोटी छोटी कहानियों के ज़रिए हम बच्चों को सिखाया करते थे कि ये पेड़ ऐसे लगाना है तो इस पेड़ से जो बीज बनेगा, उससे जो फल बनेगा वो आपको ये आज हम नहीं खा पाएंगे, हम आज जिंदा नहीं रहेंगे तो कल हमारे बच्चे उस पेड़ का उपयोग कर सकेंगे। अगर ये मैसेज हम एक बच्चे को पेड़ लगाने के लिए उसके जन्मदिन पर या किसी भी दिन पर प्रेरित करें, लगा तो सरकारें भी रही हैं पेड़ों को, पर जो जिम्मेदारी की हम बात करते हैं तो मैं आपको हनुमान नगर की बात बताती हूँ कि वहाँ पे जो सोसाइटी है उन लोगों ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बना रखा है कि हर घर के बाहर पेड़ लगाए हुए हैं और हर घर के बाहर जो पेड़ हैं उनकी जिम्मेदारी उस घर के मकान मालिक पर है। और अगर वो उस पेड़ के लिए कुछ अच्छा करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उन्हें सम्मानित किया जाता है। प्लस कुछ मेंबर्स को उनके साथ जोड़ दिया गया है कि अगर उस पेड़ को कुछ नुकसान पहुंचा जा रहा है तो आप उन्हें फ़ोन करिए और वो आकर उस पेड़ के ऊपर रक्षा करेंगे। तो इस तरीके से अगर हर सोसाइटी में हर जगह हम वृक्षों को लोगों से जोड़ दें, एक अवेयरनेस लोगों में ले आएं या छोटे छोटे बच्चों को जोड़ दें उनसे, तो वो डेफिनेटली हम प्रकृति को बचाने के प्रति अपना कुछ फर्ज अदा कर सकते हैं, अपना फर्ज निभा सकते हैं। कमल जी, आपके पास इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि एक बड़ा विषय इस पूरे पर्यावरण को अगर जोड़कर देखा जाए तो प्राकृतिक जल संसाधन बहुत बड़ा विषय है। राजस्थान की स्थिति में तो हमारे लिए जल जो है इसकी कीमत राजस्थान से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। और बड़ी स्थिति है कि प्राकृतिक जो जल संसाधन है उनको हम खुद खत्म किए जा रहे हैं, चाहे वो सरकारें हों चाहे आम व्यक्ति हों। अतिक्रमण, बांध और रामगढ़ उसका सीधा जीता जागता उदाहरण हमारे शहर में है। आपने बिल्कुल सही विषय उठाया। अभी जल की मैं अपने जीवन काल में, मेरी ज़्यादा देखा हुआ नहीं है जयपुर को, लेकिन मैंने अपने जीवन काल में 12 बहने वाले जयपुर में कुछ छोटी नदियां देखी हैं जो कि नाहरगढ़ के पहाड़ों में से भी होती हुई निकला करती थी। आज वो सारे जल स्रोत समाप्त हो गए हैं। रामगढ़ का हमारे सामने उदाहरण है, ताल कटोरे का हमारे सामने उदाहरण है, और भी छोटे मोटे कई जो पानी के स्रोत थे वो हमारे यहाँ से नष्ट हो गए हैं। साथ ही पानी को हाइजेनिक रूप से बचाने की भी ज़रूरत है। अभी एक बात और आई थी कि तापमान बढ़ रहा है। मैं एक बहुत प्रत्यक्ष उदाहरण बताना चाहूँगा यहाँ सबके सामने। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और आप देखिए मोर को रेडिएशन के कारण बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। हम हर रोज़ नाहरगढ़ के पीछे पहाड़ों में मोरों को दाना डालने जाते हैं, मैं देख रहा हूं कि उनकी संख्या बहुत तेज़ी से घट रही है। शिकार एक कारण हो सकता है, लेकिन रेडिएशन और पृथ्वी की गर्मी से एक बहुत नेचर समाप्त हो रहा है। इसीलिए वृक्षारोपण और नेचर को बचाने का, जल को बचाने का बहुत महत्वपूर्ण काम हम लोगों को हाथ में लेना चाहिए। सूरज जी, आपके पास आऊँगा। महत्वपूर्ण काम हम सबको हाथ में लेना चाहिए, हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया रेडिएशन से मोर को नुकसान हुआ। जयपुर के लोगों से अगर बात करें तो गिद्ध जैसे पक्षी को देखे हुए उन्हें कई बरस बीत गए होंगे। यहाँ पर जो तेंदुओं की संख्या थी जयपुर शहर की वो घट गई। राजस्थान में जो बाघों की संख्या थी उसकी स्थिति बहुत खतरनाक हो गई। हम वो जुड़ाव उन जानवरों से भी नहीं कर पाए और जब उनके शिकार होते हैं तो सिर्फ स्टेटमेंट, सरकारों की तरफ से संवेदनाएं, शिकारियों पर कार्रवाई की बात कर कर हम उस विषय को ख़त्म कर देते हैं। देखिए, पिछले दिनों देखने में आ रहा है कि विशेष करके मैं कहूँगा कि तुलनात्मक हम करें विश्लेषण तो राजस्थान की जो स्थिति है वो बड़ी ही भयावह स्थिति मैं देख रहा हूँ वन्य और वन्य जीवों की। आप देखिए, आज हमारी जो सेंचुरी है, हम गुजरात के गिर से तुलना करें तो न सरिस्का, न रणथंभौर और न नाहरगढ़ पूर्णतः नष्ट होने के कगार पे है।
और इसको जो हम जितना भी अवेयरनेस चर्चा यहाँ चल रही है आम आदमी की और सरकार की, तो मैं स्पष्ट रूप से करना चाहूंगा इस विषय को कि आम आदमी हम सब लोग मिलकर के हमारी जिम्मेदारी चाहे कितनी ही निभा लें, लेकिन हम केवल वृक्षारोपण कर सकते हैं। उसको संरक्षण और सुरक्षित रखने का काम पूर्णतः विभाग का होता है। आज 3 करोड़ रुपए का बजट एक साल से लैप्स हो रहा है, सरकार ने दिया, केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को वन्य और वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए, वो लैप्स हो रहा है। सरकार उसमें बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। सूरज जी, क्या लगता है वन्य जीव संरक्षित केवल पोस्टरों पे होते हैं, जंगलों में नहीं? बिल्कुल, आप स्थिति देखिए, बड़ी भयंकर स्थिति है। एक रिपोर्ट WHO की आई थी, उसमें क्लियर था कि 2 डिग्री तापमान डाउन रहना चाहिए इन वन्य जीवों के लिए, बजाय शहर के जो लोग हैं उनके बजाय। हमने पूरे शहर के अंदर कंक्रीट के जंगल स्थापित कर दिए हैं और तेजी से जो लुप्त जीव हो रहे हैं, आज हमारे पास में मोर लुप्त हो रहा है, गिद्ध चला गया है, गोडावण चला गया है। हमारी 50 प्रजातियां जो राजस्थान में देखने को मिलती थी विश्व के अंदर, वो पूर्णतः लुप्त और लुप्त के कगार पे है। उसके अब क्या लगता है बच्चों को, अब क्या लगता है बच्चों को आने वाले समय में हम सिर्फ फोटो में बताया करेंगे? हम पीछे चलते हैं, कुछ कहना चाह रहे थे शायद जी। मैं कहना चाह रही थी कि वाटर हार्वेस्टिंग भी बहुत अच्छा है। इसमें अपने बच्चों को अभी समझाएं कि वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। अभी आमेर का किला देखा है अपन ने, उसमें उस टाइम अपने पूर्वजों ने वाटर हार्वेस्टिंग करी थी। अपन आज के समय की ज़रूरत है वाटर हार्वेस्टिंग की, ये ज़रूरी कर देना चाहिए कि अपने को। इनका कहना है कि पानी को कहीं ना कहीं बचाने के लिए ध्यान देना चाहिए, पानी को बचाने के लिए उसके संरक्षण का भी पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ महत्व है वो करना चाहिए। इधर से अनुपमा जी कुछ कहना चाह रही थी। अनुपमा जी, जो उन्होंने एक सब्जेक्ट बताया था, टेम्परेचर बढ़ा है, एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ जो बहुत, शायद हम घर में 1 या 1.5 टन या 2 टन का AC लगाते हैं, लेकिन एक कोई भी पेड़ जिसके नीचे हम खड़े होते हैं वो लगभग 6 टन के AC के बराबर की ठंडक देता है। हम 6 टन के AC को छोड़कर 1.5 टन के AC पर शिफ्ट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम खुद भी आराम तलब नहीं हो गए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ आशीष जी। मैंने आजकल जो स्टेटस सिंबल है वो भी पर्यावरण का पूरी तरह दुश्मन बन चुका है। पहले के समय में कूलर यूज किया जाता था, लेकिन आजकल लोग सोचते हैं कि हम AC लगाएं तो लगेगा हमारा स्टेटस सिंबल है, जबकि एयर कंडीशंस के अंदर, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, और मैं ये भी कहूँगी कि जो कॉस्मेटिक्स होते हैं, जैसे परफ्यूम्स होते हैं, डिओड्रेंट्स होते हैं, हेयर स्प्रेज होते हैं, इनके अंदर से जो फ्रियॉन्स गैसेस निकलती हैं वो सीधे ही हमारी जो ओजोन लेयर है उसको पेनिट्रेट करती जा रही हैं। ओजोन लेयर के पेनिट्रेशन से जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो सीधे जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो सीधे हमारी अर्थ के ऊपर पहुंचेंगी, और इससे कैंसर जैसी कार्सिनोजेनिक बीमारियां, बहुत ज़्यादा कैंसर जैसी बीमारियां हानिकारक हमारी, बिल्कुल। और एक आंकड़ा हमारी फैल जाएगी। बिल्कुल, एक आंकड़ा भी है कि कैंसर का प्रतिशत शायद बहुत कुछ समय पहले अगर आप सुनते होंगे तो कैंसर सुनकर बहुत रेयर बीमारी लगती थी, और आजकल हर अगर 10-12 लोगों में से पूछे तो कैंसर बहुत सामान्य सी बीमारी नजर आती है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आजकल जो मतलब एक बड़ा व्यक्ति नहीं, आजकल के जो बच्चे हैं वो भी पार्टीज के अंदर परफ्यूम्स को यूज़ करके, कॉस्मेटिक्स को, हेयर स्प्रेस को यूज़ करके वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसके अंदर से जो गैसेज इमिट हो रही हैं वो इतनी ज़्यादा हार्मफुल हैं कि वो कैंसर तक को भी जन्म दे सकती हैं। तो इसके लिए लोगों को अवेयर करना चाहिए। मैं आपको रोकता हुआ दिनेश जी के पास आऊँगा। दिनेश जी, बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो जागरूकता के अभाव में शायद हम लोग किए जा रहे हैं। उसको उन्होंने जो कहा कि शायद एक दौड़ में हम शामिल होकर किए जा रहे हैं, हमको पता भी नहीं कि उनके नुकसान और फायदे क्या होंगे, हम समझा भी नहीं पा रहे हैं आने वाली पीढ़ी को। बिल्कुल, जैसा कि अभी मैडम ने बताया, परफ्यूम के लिए हकीकत में आज तक मेरे को भी ये जानकारी नहीं है, और जैसा इन्होंने बताया आज के बाद मैं इस तरह के कोई परफ्यूम यूज भी नहीं करूंगा। चलिए, इन्होंने तो कसम खा ली है, बाकी लोग भी खा लें तो शायद हमारे पर्यावरण के लिए कुछ अच्छा हो। दिनेश जी। बिल्कुल साहब, इस तरह के लोगों को जागरूक की आज बहुत ज्यादा जरूरत है। लोगों को बताना पड़ेगा, जब तक लोग नहीं समझेंगे, और उनको बताने के बाद लोगों को अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है, जब भी जाके हम पर्यावरण को बचा सकेंगे। हमारी जीवन शैली में ढालना होगा उन सबको जिनकी हम चर्चा करते हैं या जिनको हम समझते हैं, पीछे हम चलते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मनुष्य का प्रेम हजारों वर्षों जब से प्रकृति है तब से चला आ रहा है, और ये कोई नई बात नहीं है। आप सब सरकार को दोष दे रहे हैं। सरकार योजनाएं बनाती है, वहाँ कोई बैठे, CM जाकर के किसी वृक्ष लगा दिया तो उसकी रखवाली तो बैठेगा नहीं। जैसे मेरे भाई तिवाड़ी जी ने कहा, अशोक गहलोत मेरे हिसाब से तो थोड़े से राजनीतिक भी हो गए, उसको छोड़ देते हैं अपन तो पहला प्राकृतिक प्रेमी आदमी है, जिसके नेतृत्व में यूथ कांग्रेस, NSUI, जितने भी उनके जो अलायंस अग्रिम संगठन वाले सब एक वृक्ष लगाओ, और वो सारा वो है। लेकिन अपन ने वेदों में पढ़ा है कि एक वृक्ष 100 पुत्र समान। नीम का वृक्ष है, नीम के वृक्ष के कितने उपयोग हैं? आपके फोड़ा पुंसी हो जाएगा, इसका छिलका घिसके लगा लो, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। कोई जाता नहीं है, पट्टी बंधवाते हो, 15 दिन तक हॉस्पिटल में चक्कर काटोगे। पूरे जयपुर में डार्क जोन है। अब ये इतने बैठे हैं डार्क जोन में, आपको बोरिंग नहीं लगाना,
लेकिन चुपचाप 10,000 रुपये 20,000 रुपये ज्यादा देंगे, नाइट को लगा देना, किसी को पता नहीं चल रहा है, 5,000 थाने में देंगे, कह रहे हैं सरकार नहीं कर रही। सरकार क्या है? सरकार आप ही तो सरकार है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र जनता का शासन है, जनता के द्वारा चुना गया है, जनता है। अपनी खुद की जिम्मेदारी कितनी है? मैं जहां तक जिस कास्ट को बिलोंग करता हूं, गुर्जर कम्युनिटी में नीम के वृक्ष की पूजा होती है भगवान देवनारायण के रूप में। हमारे घर में और घर के जो आहत वो अपना जो है पिछवाड़े में भी नीम का वृक्ष आगे या बाहर कहीं न कहीं मिलेगा। गाय भैंस बकरी का दूध निकालते सबसे पहले नीम के वृक्ष में हम दूध चढ़ाते हैं, उसके बाद ही चाय पानी या बच्चों के यूज में लेते हैं। आप जिस तरीके बात गंगा की सफाई अभियान के लिए हजारों करोड़ रुपए योजनाएं बनती है, लेकिन वहां जो कानपुर की सारी चमड़ा इंडस्ट्री वो किसकी है? वो सरकारी है। जितनी जब तक अपनी उसमें बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ और आपकी बात के साथ साथ मैं इसमें एक और बात यहाँ पर जोड़ूंगा जो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है कि हम तो उस प्रदेश के लोग हैं जिस प्रदेश में रहने वाली हर जाति कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है, प्रकृति के साथ उसका एक संबंध है। ये सब कारण है, ये सब समस्याएं हैं, लेकिन आखिर इन सब का निवारण कैसे हो, इन सब का उपाय क्या है, आखिर हम हमारी जिम्मेदारी कैसे निभाएं? ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो इसी पे हम चर्चा करेंगे। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं ना कहीं बहुत बड़े जिम्मेदार हम सब हैं। जो आंकड़े हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। आज विश्व में प्रतिदिन एक प्रजाति नष्ट होती जा रही है। जानवर, जंगल, नुकसान होता है प्रकृति का। कहीं ना कहीं बहुत बड़े जिम्मेदार हम सब हैं। तो आंकड़े हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। आज विश्व में प्रतिदिन एक प्रजाति नष्ट होती जा रही है। जानवर, जंगल, नुकसान होता है प्रकृति का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद हम लौटे हैं और चर्चा करेंगे कि आखिर समस्याएं इतनी सारी हैं, लेकिन हमको रहना है इस प्रकृति के साथ। आने वाली पीढ़ी को भी हमको ये एक सुंदर उपहार देना है इस प्रकृति का। तो कैसे हम इसका संरक्षण करें, इन सब सुझावों को लिए हम चलते हैं लोगों के पास। जी, क्या लगता है? सरकार के साथ अपनी जो जिम्मेदारी है ना, आम नागरिक की जिम्मेदारी सब सरकार से ज्यादा बनती है। क्योंकि सरकार हर जगह तो पुलिसकर्मी या जो कोई वनपाल अपने छोटी सेंचुरी गांव में छोटे जंगल हैं, नर्सरी है, उसमें तो वो छोड़ने से रही। तो प्रेम जब तक आदमी का वृक्ष प्रेम, प्रकृति प्रेम नहीं होगा तब तक तो कोई प्रकृति के साथ हमको जुड़ना होगा। हमारा जो रिश्ता प्रकृति के साथ है उसको अटूट रखना होगा। हर व्यक्ति को प्रकृति प्रेमी बनना पड़ेगा, तभी जाकर सुझाव के लिए हम उनके पास आते हैं। जी, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र जलाना डूंगरी में, आसपास के एरिया में। तो अब वहाँ मैं रोज देखता हूँ कि इस तरह की जो वारदातें हो रही, रोज कटाई होती है, रोज वन विभाग वाले आते हैं, रोक देते हैं, फिर कटाई होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए मेरा निवेदन ये है कि जो गवर्नमेंट किसी पे प्रतिबंध लगाए तो उस पर कम से कम अलम करे, कि ताकि एक दफ़े रोकने के बाद में उस पर दोबारा तो इस तरह के यूज़ नहीं किए। सबसे मेन बात तो मेरा ये। और जल की जो बात है, जो बारिश की है, जो पर्यावरण है साफ नहीं रहेगा, सही नहीं रहेगा, तो बारिश तो कहाँ से आएगी? सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर हम पीने के लिए भी पानी अगर हम चाहते हैं कि हमको प्रकृति दे तो हमको पेड़ों को बचाना होगा। इधर आते हैं हम सुझाव के लिए। जी, मेरे कहने का मकसद ये है कि जो जंगल सबसे ज़्यादा होते थे उस एरिया की ये पोजीशन है, तो अब आगे की तो आप देख लो क्या सिचुएशन हो सकती है। चलिए, उनका कहना है कि जहाँ संरक्षित क्षेत्र है वहाँ की स्थितियाँ ये हैं। अस्सी जी, हमारा सुझाव ये है कि सबसे पहले तो जनता को जागरूक होना जरूरी है आज के डेट में, चाहे वृक्ष का मामला हो, चाहे अपराध का मामला हो, नंबर 1। नंबर 2, सरकार की जिम्मेदारी ये है, जब उनके पास जब कोई विचार कोई मुकदमा जाता है, कुछ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जब कोई जाता है शिकायत लेके, तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए और कानून सख्त होना चाहिए। जी, मेरा ये सुझाव है, हर परिवार को एक पेड़ लगाना चाहिए और उसको अपने बच्चे की तरह सींच के उसको बड़ा करना चाहिए। हर परिवार एक पेड़ लगाए तो हम शायद आगे बढ़ पाएंगे। इधर से सुझाव कुछ देना चाह रहे हैं? सुझाव तो मैं ये देना चाहूंगी कि हमें हमारे बच्चों में भी इन चीज़ों की बहुत अवेयरनेस
उनमें जागरूकता लानी चाहिए, सबसे पहली चीज। क्योंकि आने वाली पीढ़ी, हम वो बच्चे हैं, उनको प्रकृति के साथ जोड़ना चाहिए।